हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें हमने तमाम चीज़ें समझी थी डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, और बहुत ही रिनॉन इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस के अनुसार हमने उस चीज़ को जाना था, समझा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद ही अक्सर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं और किन किन नामों से हम इसको पुकार सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही निकलता है, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके कुछ डिफरेंट नेम से आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दूसरा लॉ ऑफ कंजम्पशंस, तीसरा लॉ ऑफ इकोनॉमी, चौथा लॉ ऑफ इंडिफरेंस, पांचवा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और छठा लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये 6 अदर नेम्स हैं जिसके थ्रू हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पुकार सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैंने डायग्राम्स और टेबल्स के अनुसार इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब चलते हैं अगले पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशंस मैंने लिखा है, डेफिनेशंस बाय इकोनॉमिस्ट। कुछ प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट होते हैं जिन्होंने कई चीज़ों की डेफिनेशंस दी होती हैं, जिनके डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें समझने के लिए। अगर आप इन्हीं डेफिनेशंस को एग्ज़ाम के में पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख दें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो डेफिनेशंस पहले हम समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, ये एक इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर हिक्स नाम है इनका। डेफिनेशन कहती है कि द यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड when the marginal utility of expenditure in each direction brings the same increment of utility. The utility will be maximized when the marginal utility of expenditure in each direction brings the same increment of utility. तो ये एक डेफिनेशन है, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रोफेसर हिक्स के अनुसार दी गई है। आप इसे ही एग्जामिनेशंस में लिख देंगे। छोटी डेफिनेशन है, याद करने योग्य है, तो आंसर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, मैं आगे चलता हूँ आपको। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक लेमैन लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में, कि ये क्या है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन गुड्स इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि कंज्यूमर की जो अपना मनी है, वो इस प्रकार से अपने इनकम को खर्च करेगा गुड्स के बीच में कि उसे हर अपने लास्ट रुपी, लास्ट पैसा जब वो खर्च करेगा किसी गुड्स पे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो उसी समान होगी, एकदम इक्वल होगी। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में से समझें तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम, सम सीमांत उपयोगिता मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम में वो तब होगा जब एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मतलब एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु के सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात के बराबर हो। मतलब कि एक गुड्स की जो मार्जिन यूटिलिटी है और उसकी प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो है वो दूसरे मिलने वाली, जो उसकी सेकंड मनी खर्च करने के बाद जो उससे गुड्स मिलेगी, उसका जो मार्जिन यूटिलिटी और उसका जो प्राइस रहेगा, अगर उन दोनों को हम काट के सिंपल फॉर्म में लेकर आए, रेशियो फॉर्म में लेकर आए, तो अगर उनका रेशियो बराबर होगा तो वहीं पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन में होगा। MUX मान ले कि एक उपभोक्ता दो वस्तुएं X तथा Y खरीदता है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि कोई भी एक उपभोक्ता X कमोडिटी और Y कमोडिटी खरीदता है। अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से इसे समझाऊंगा कि इसकी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, ये सामने आपके टेबल है, जिसमें मान लीजिए आप हैं, आपके पास टोटल 10 रुपये है, आपके पास टोटल 10 रुपये है। अब आप मार्केट में गए, आपको दो कमोडिटी नज़र आई, एक X कमोडिटी नज़र आई और एक Y कमोडिटी नज़र आई। आपने 1 रुपये खर्च किया X कमोडिटी पे, तो आपको 22 यूटिलिटी मिली। फिर आपने दूसरा रुपये खर्च किया, फिर भी वही X कमोडिटी पे, आपको 20 रुपये मिली। मतलब
आप मार्जिनल यूटिलिटी आपको पहले से पता होगी कि हमको किस वस्तु से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी कब कब मिलने वाली है। तो मैंने जब 1 रुपये यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी पहले मैंने लिख लिया, आप भी अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि 22, 20, 18, 16, 14, इधर इसी प्रकार से 18, 16, 14, 12, 10 इसी प्रकार से लिख लीजिए। अब हम समझते हैं कि हमको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो हम जब 1 रुपये एक्स कमोडिटी पे खर्च करते हैं तो हमको 22 मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मिलती है। और वही बार जब हम दूसरा रुपये खर्च करने जाएंगे तो हमको यहाँ पे तो 20 मिल रही है, लेकिन अगर हम उसे ही यहाँ पे खर्च कर ले 18 वाले पे यहाँ पे, और ये पहले से हमको 20 मिल पहले यूनिट से हमको 22 मिला, दूसरे भी जब हम खर्च करने जा रहे हैं तो दूसरे अगर हम यहाँ पे खर्च करेंगे तो हमको 18 मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ कर देंगे तो हमको 20 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 20 वाले पे खर्च करेंगे। तो दूसरा रुपये मैंने यहाँ कर दिया। तीसरा रुपये जब मैंने खर्च करने गया तो मुझे यहाँ से भी 18 मिल रहा है और यहाँ भी 18 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे भी खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी खर्च कर सकते हैं उस तीसरे रुपये को। तो मैंने चलिए यहाँ पे कर दिया। चौथा, जब हम फोर्थ रुपीज़ खर्च करने के लिए गए तो हमको यहाँ पे तो 16 मिला, लेकिन ये याद रखिए यहाँ पे ये 18 मेरा अभी बचा हुआ था। तो 16 ज़्यादा है कि 18 ज़्यादा है? तो 18 ज़्यादा है, तो हम चौथा रुपये अपना 18 पे खर्च कर देंगे। फिर जब हम पाँचवा अपना खर्च करने गए तो हमको यहाँ पे 16 मिल रहा है, यहाँ भी 16 मिल रहा है, लेकिन तो हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 16 को यहाँ पे चूज़ कर लिया कि हमको 16 ये वाला दे दो भाई। छठा यूनिट खर्च करने गए तो हमको यहाँ पे 14 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमको 16 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे खर्च कर देंगे छठा रुपया। इसी प्रकार से मैंने 7वां यूनिट 14 पे खर्च किया, ना कि, और यहाँ पे भी हमको 14 मिल रहा था लेकिन मैंने यहाँ भी खर्च कर दिया। तो इसी प्रकार से क्यों मैंने 10 तक गया, क्योंकि मेरे पास टोटल 10 रुपये थे। अब टोटल मैंने यहाँ पे 10 रुपये खर्च कर दिए। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतना हिस्सा जो है एक्स कमोडिटी का, इतना हिस्सा, और वाई कमोडिटी का इतना हिस्सा अगर हम कंज्यूम कर लेते तो हमको एक कंज्यूमर जो रहेगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। सो इफ़ अ कंज्यूमर, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट के रूप में मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कि इसको टेबल पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला। हमको ये पता चला इस टेबल को पढ़ने के बाद कि इफ़ अ कंज्यूमर शुड स्पेंड 6 units, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If a consumer should spend 6 unit on X commodity and 4 unit on Y commodity of money, then he or she will receive maximum satisfaction. अगर कोई कंज्यूमर, अगर उसके पास 10 रुपये है, इस टेबल के अनुसार अगर वो अपना पहली 6 इकाई, मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से खर्च करना, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, इस प्रकार से 6 बार इस पे और 4 बार इस पे अगर खर्च कर देता है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक टेबल के थ्रू कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आखिर होता क्या है। आगे चलते हैं। अब इसी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे ये यूनिट्स ऑफ मनी है, और यहाँ पे मैंने आपको वाई एक्सिस पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब अगर हम एक कमोडिटी को खर्च करते हैं तो हमको यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक यूनिट पे मैंने 22 रुपये खर्च किया और वाई से 18, मैंने यहाँ पे देखिए 22 पे, ये 22 पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 18 पे मार्क किया हुआ है। तो आपको एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी का दोनों ऐसे ग्राफ्स बना लेने हैं कि ये एक्स कमोडिटी का आप प्लॉटिंग करोगे, 1 पे कितना है, 22 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। 1 पे 22 है, 2 पे 20 है, 3 पे 18 है। तो यहाँ भी देख लीजिए 1 पे 22 है, 2 पे 20 है, 3 पे 18 है। इसी प्रकार से एक्स कमोडिटी का ग्राफ्स की प्लॉटिंग कर लीजिए, उसी प्रकार से वाई की भी ग्राफ्स की प्लॉटिंग कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे मिल रहा है। तो जब हम 6 इकाई एक्स पे और 4 इकाई वाई पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 इकाई खर्च की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4। तो मैंने इस प्रकार से 6 एक्स पे और 4 वाई पे खर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये एक लाइन मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की है, यही लाइन होती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की।
तो इस स्तर पे हमको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का पता चल जाता है। ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं, क्योंकि डायग्राम्स अगर आप बना दोगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 6 रुपीज़ ऑन एक्स कमोडिटी, 6 rupees on X commodity and 4 rupees on Y commodities, then a person will get maximum satisfactions of 12 units। 12 यूनिट्स का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 यूनिट्स। यहाँ पे ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 12 यूनिट्स का आपको मिल जाएगा। ये आपका प्रीवियस टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस पर ये बेस्ड है। आगे चलते हैं। एक डेफिनेशंस के तौर पे हमने इसको अगर समझ लिया। अब एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीसी जैन। इन्होंने कहा है कि अ कंज्यूमर विल स्पेंड मनी ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच अ वे दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज़ आर प्रोपोर्शनल टू देयर प्राइसेस। इसको मैंने एक फार्मूले से भी एक्सप्लेन किया। पहले मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक फार्मूले से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी का एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम प्राइस से रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वाई कमोडिटी और उसके प्राइस के बराबर होगा। और अगर जेड कमोडिटी भी मान लीजिए तो जेड कमोडिटी के प्राइस और एमयू के बराबर हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंज्यूमर इज़ रिसीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये था पीसी जैन के द्वारा दिया गया डेफिनेशंस। पीसी जैन का डेफिनेशंस ये रहा, कंज्यूमर विल स्पेंड मनी ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द different commodities are proportional to their prices and it is its formula। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय द हेल्प ऑफ इमेजिनरी टेबुलर डेटा। अगर मैंने आपको डेटा के फॉर्म में समझाऊं तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास 20 रुपये है, ठीक है, आपके पास 20 रुपये है, आपको ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करने वाले हो। एक्स यूनिट पे एक्स जो कमोडिटी उसकी प्राइस है 3 रुपये, एक यूनिट की प्राइस 3 रुपये है और वाई का दाम है एक यूनिट का 2 रुपये, जेड यूनिट्स का दाम है 1 रुपये। यहाँ पे आप जूम कर लेता हूँ। जेड यूनिट्स का दाम है 1 रुपीज़ पर यूनिट, वाई का 2 रुपीज़ पर यूनिट एंड एक्स का 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर हम 1 रुपये फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 3 यूनिट इसका एक का दाम है तो 3 यूनिट के हिसाब से 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 टू ज़ा 3 इंटू 20 60 रुपीज़। अगर हम पूरा 20 रुपये एक्स पे खर्च करेंगे, पूरा 20 रुपये अगर हम यहाँ पे वाई पे खर्च करते हैं तो 38 आएगा। इसी प्रकार से जेड पे खर्च करेंगे तो 18 आएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। उसी प्रकार से ये टेबल है। 3 यूनिट्स दूसरा कमोडिटी यूज़ करते हैं तो 3 यूनिट के हिसाब से 51 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 10 आएगा। फिर 3 यूनिट पे अगर हम करते हैं तो 39, 20 एंड 5, 30, 10 एंड 3, 15, 4 एंड 1। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेबल है यहाँ पे जिस प्रकार से अब हम याद करिए कि अब मैंने आपको डेफिनेशंस क्या बताए थे। मैंने डेफिनेशंस आपको ये बताए थे कि कंज्यूमर विल स्पेंड मनी ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच अ वे, वो इस प्रकार से खर्च करेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसे डिफरेंट कमोडिटी से मिल रही है वो प्राइस के प्रपोर्शन में रहेगी। ठीक है, वो प्राइस के प्रपोर्शन में रहेगी। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, एम यू ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई कमोडिटी इज अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड एम यू ऑफ जेड कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ जेड कमोडिटी। तो हमको उसका प्रपोर्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एक रैंडम्स नंबर लिख लिए, यहाँ पे रैंडम नंबर लिख लिए, यहाँ पे रैंडम नंबर लिख लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे इक्वल कहाँ मिल रहा है, इक्वलिटी कहाँ मिल रही, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो हमको यहाँ पे इक्वल कहाँ मिल रहा है। अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको, इसे और इसे, तो हम 30 को इसके प्राइस से डिवाइड कर देते हैं 3 से, और 20 को इसके प्राइस से डिवाइड कर देते हैं 2 से, और 10 को इसके प्राइस से डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो अगर हम ये काम ऐसे कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 10 मिलेगा, इसे काटेंगे 10 मिलेगा, इसे काटेंगे 10 मिलेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10, 1:1:1, काट के 10 बन जा 10, 10 बन जा 10, 10 बन जा 10। तो हम यहाँ पे 1:1:1 यहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ पे 1:1:1 मिलेगा वही पॉइंट होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का इस टेबल का मतलब है।
मतलब कि वो 20 रुपये इस प्रकार से खर्च करेगा, जब उसके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिले तो वो 4 रुपये यहाँ पे, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो इस रेशियो में वो खर्च करेगा। समझ में आया? एक्स का 3 कमोडिटी, यहाँ पे हमको 3 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं 10 मिल रहा है, यहाँ पे 2 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं 10 मिल रहा है। कोई भी नंबर हो सकता था यहाँ पे, जो अगर यहाँ पे हमको 10 मिल रहा है, कभी 20 भी मिल सकता है। मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पे एम यू इक्वल हो जाएगा मार्जिन यूटिलिटी मिलने वाली, जो मार्जिन यूटिलिटी मैंने आपको यहाँ लिखी हुई है, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 10 10 यहाँ पे मिल रहा है, 10:10:10, 1:1:1। यही होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे मिलने के बाद हमको यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले के अनुसार हमको यहाँ पे इसको पुट कर देना होगा। फॉर्मूला है यहाँ पे क्यू एक्स इंटू पी एक्स। क्यू एक्स क्या था हमारा यहाँ पे 4 इंटू 3, ये रहा 4, ये 4 इंटू 3। क्यू क्वांटिटी कितनी है, चौथी यूनिट, 4 कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, और प्राइस कितना है 3 रुपये, यहाँ पे ये लिख दिया। इसी प्रकार से वाई में 3 कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, 3 हो गया, प्राइस कितना है 2 रुपये, 2 लिख दिया। इसी प्रकार से जब हम तीसरे कमोडिटी पे आए, 2 रुपया इसका, यहाँ दूसरे पे हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, ये सेकंड पे, और इसका प्राइस था 1 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1। इसी प्रकार से मैंने इसको 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, फिर इसको मैंने ऐड कर दिया, 20 हो गया। तो अब 20 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल मनी कितना था, टोटल मनी यहाँ पे मेरा 20 था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 आ गया। तो इस प्रकार से मैंने टोटल मनी 20 के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर दिया। समझ में आ गया? अब आगे चलते। बाई स्पेंडिंग ₹20 सच इन दिस वे टू रिसीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब हमको 20 रुपीज़ को किस प्रकार से खर्च करेंगे कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम 4 यूनिट एक्स कमोडिटी पे खर्च करेंगे, तो 3 रुपये के हिसाब से 12 रुपये हो जाएगा। 3 यूनिट वाई पे कमोडिटी पे खर्च करेंगे तो 2 रुपये के हिसाब से 6 रुपये हो जाएगा। फिर 2 यूनिट जेड कमोडिटी पे खर्च करेंगे तो 1 रुपये के हिसाब से 2 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कि मेरे पूरे पैसे खर्च हो चुके हैं, और इतना कमोडिटी को कंज्यूम करने पे हमको यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जा रही है। तो ये था इस टेबल का एक्सप्लेनेशन, टेबुलर डेटा। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहले इंपॉर्टेंस आ जाता है कंजम्पशंस के तौर पे। कंजम्पशंस मतलब फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स इट्स कॉस्टली प्रोडक्ट विथ चीप प्रोडक्ट। मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी कंज्यूमर अपने कॉस्टली प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा एक सस्ते प्रोडक्ट से, ताकि उससे रिमेनिंग इनकम जो उसके पास बच रही है वो उससे अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सो ही ट्राई टू टेक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड मनी सो दैट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने लिमिटेड मनी से भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस लेने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है इम्पॉर्टेंस इन प्रोडक्शन, मतलब टू द प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर के लिए दिस लॉ इज़ यूजफुल। क्यों? बिकॉज द वेरी प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन लाइज इन द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल्स इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज में यूज़ होते हैं, जो कि एक प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रोड्यूसर कैन हैव द मोस्ट इकोनॉमिकल और ऑप्शनल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर को अपने एक इकोनॉमिकल और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस अपने फैक्टर्स का बनाना पड़ेगा किसी भी का उत्पादन करने के लिए। यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब हो गया लेबर, लैंड एंड ऑल। तो कोई भी जब भी लास्ट यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो करेगा अपने एक्सपेंडिचर को इक्वल बनाने के लिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस उसके समांतर होने चाहिए। व्हेन द लास्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स इक्वल प्रोडक्टिविटी, जो मतलब कि जब उसका इन्वेस्टमेंट का जो लास्ट यूनिट जब वो इन्वेस्ट करेगा, लास्ट यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स इक्वल प्रोडक्टिविटी, तो वो उसी प्रकार से उसको एक प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए जैसे कि उसको फर्स्ट यूनिट इन्वेस्ट करने पर मिली थी। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो कि उसने यूज़ किए हुए हैं उन सब पे। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि इन प्रीवियस टाइम्स व्हेन द बार्टर सिस्टम हैड स्टार्टेड देन मनी वॉज नॉट डिस्कवर्ड। बार्टर सिस्टम में मनी तो डिस्कवर हुआ नहीं था। द पर्सन हैविंग द प्रोडक्ट बट हैव लेस यूटिलिटी दे कैन एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद ईच अदर। तो उस वक्त क्या होता था, अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप दाल दे के भी पानी ले सकते हो। मतलब कि दाल की तो यूटिलिटी ज़्यादा है लेकिन पानी की कम है, अगर पानी की ज़्यादा है तो मतलब दाल की कम है। तो इस प्रकार से यूटिलिटी के कम यूटिलिटी से हम ज़्यादा यूटिलिटी की चीज़ों को भी एक्सचेंज कर सकते थे। दिस प्रोसेस गोज टिल द टाइम कम्स वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम सेम।
ये प्रोसेस तब तक चलता था जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों से मिलने वाली एक दूसरे के समांतर ना हो जाए, सेम ना हो जाए। उसके बाद जब वो सेम हो जाती थी तो एक्सचेंज जो रहता था वो समाप्त हो जाता था, रुक जाता था। थर्ड है फोर्थ इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इज डन इन अ कलेक्टिव वे, सामूहिक तरीके से उसका उत्पादन होता है। देन द रेमुनरेशन इज गिवन बाय एनालाइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप कलेक्टिवली वे में प्रोडक्शन कर रहे हो, सामूहिक रूप से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो कैसे, अरे जो उसका रेमुनरेशन होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसके पास हाई मार्जिनल यूटिलिटी है तो उस हिसाब से उसका रेमुनरेशन ज़्यादा दिया जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट या फिर मीडियम का लो मार्जिनल यूटिलिटी है तो उस हिसाब से उसका रेमुनरेशन कम दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से पेमेंट का जो मीडियम होता था वो मार्जिन यूटिलिटी के हिसाब से ही प्रोड्यूसर डिसाइड करता था। फिफ्थ है इंपॉर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, मतलब कि मॉडर्न स्टेट्स और वेलफेयर स्टेट्स, जो भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो काफ़ी वेलफेयर स्टेट्स हैं, एंड कंसीडर्स दैट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट इन देयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़। तो जो बड़े स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि सोशल बेनिफिट्स, वेलफेयर करना, सोशल बेनिफिट करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की को यूज़ करके। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है वो इस लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को भी अपने अंदर समाहित करता है। ये कहता है कि जब ये प्रपोज करता है, व्हेन इट प्रपोजेज दैट रेवेन्यू मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, ये बताता है हमें कि रेवेन्यू जो है, जो हम खर्च कर रहे हैं, वो उसको इस प्रकार से खर्च करो कि जो लास्ट यूनिट जो आप खर्च कर रहे हो वो हमें एक उसी प्रकार से वेलफेयर और उसी प्रकार से सेटिस्फेक्शन दे हर पीपल को, जैसा कि पहली यूनिट जब आपने खर्च की थी वो दिया था। तो यहाँ पे ये था इस पब्लिक फाइनेंस का इम्पोर्टेंस कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी पब्लिक फाइनेंस के रूप में किस प्रकार से सहायक हो सकता है। तो ये था मेरा लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। सो टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।